नमस्कार साथियों, T4 टीचर के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024, इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं और आज का यह हमारा वीडियो नंबर 35वां है। चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपने इसके बाकी भागों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, वहां से जाकर आप हिंदी की बहुत ही शानदार और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है और इसी प्रकार के नए वीडियो पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और आपको यह वीडियो कैसा लगा यह कमेंट करके अवश्य बताइए। चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन कंठ ध्वनियां है? यहाँ पर आपको कंठ ध्वनि बताना है। क, ख, य, र, च, ज, ट, ठ। इनमें से कंठ ध्वनि, तो ऐसी ध्वनि, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय कंठ का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर क ख जो है ये आपका कंठ ध्वनिया हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न क्रमांक 2 है, अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? विष होगा, सुधा, मधु या आम्र? तो यहाँ पर आपसे अमृत का पर्यायवाची शब्द पूछा है, तो अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है साथियों? सुधा होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न क्रमांक 3 दे रखा है, आशीर्वाद, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा हुआ है, स्टार लगा लीजिए। और एक प्रश्न इससे संबंधित आता है, वर्तनी से संबंधित। आशीर्वाद इस प्रकार से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होता है। आशीर्वाद का यहाँ पर आपसे सही संधि विच्छेद पूछा है। आशीर्धनवाद, आशीधनवाद, आशीधनवाद या इनमें से कोई नहीं। तो आशीर्वाद शब्द का सही संधि विच्छेद आशीर्धनवाद, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि आपसे पूछा जाए आशीर्वाद में कौन सी संधि, तो यहाँ पर आपको विसर्ग दिख रहा है और इस विसर्ग के कारण इसमें जो संधि होगी वो कौन सी संधि होगी साथियों? विसर्ग संधि होगी। आशीर्वाद शब्द में कौन सी संधि? तो आपको बताना है विसर्ग संधि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 है, बेइंसाफी, बेइंसाफी शब्द में क्या उपसर्ग है? और आप सभी को पता है उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द के आगे लगते हैं। तो हमारे पास शब्द है बेइंसाफी, इसमें उपसर्ग क्या है? बे है, इन है, बेई है या बेइन है? तो बेइंसाफी शब्द में उपसर्ग आपका बे शब्द उपसर्ग हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न क्रमांक 5 है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? प्रश्न दे रखा है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, अव्यय कहते हैं, विशेष्य कहते हैं या फिर विशेषण कहते हैं? तो याद रखना है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न क्रमांक 6 कह रहा है, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? हमें यहाँ पर पूछा है क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है, कारक कहलाता है, क्रिया विशेषण या फिर विशेष्य? तो क्रिया का मूल रूप कहलाता है धातु। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्य शब्द का यहाँ पर आपसे स्त्रीलिंग शब्द पूछा है, तो सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्यानी होगा, सूर्या होगा, सूर्यो होगा या सूर्यागी होगा? तो सूर्य शब्द का जो स्त्रीलिंग शब्द होगा वो सूर्या होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 पर जाने से पहले आपसे बोल देता हूं मैं कि वीडियो आपने अगर अभी तक देखा है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया होगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। किस रस का स्थायी भाव निर्वेद है? यहाँ पर आपसे पूछा है किस रस का स्थायी भाव निर्वेद है? भक्ति रस का, वात्सल्य रस का, शांत रस का या फिर श्रृंगार रस का? तो यहाँ पर आपसे पूछा है किस रस का स्थायी भाव निर्वेद है, तो आपको बता देना है शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। ऑप्शन सी इसका एकदम सही उत्तर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? यहाँ पर आपको कौन से विकल्प में भाववाचक संज्ञा है यह आपसे पूछा है। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है लड़का, सी है रमेश, डी है बीमारी। तो यहाँ पर आपको निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है
तो ऑप्शन डी बीमारी शब्द में आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 9 का एकदम सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न क्रमांक 10 दे रखा है, निम्न में से कंगन का तत्सम रूप क्या है? कंगन शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? कंकती, ऑप्शन बी है कंकण, सी है कंसरी कंसारी, डी है कंठ की फल। तो यहाँ पर साथियों कंगन शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? कंकण हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11। अनुरूप, अनुरूप शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अनुरूप शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? प्रतिरूप होता है, अपरूप होता है, विरूप होता है या व्यतिरूप होता है। तो अनुरूप का विलोम शब्द प्रतिरूप, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए प्रश्न संख्या 12। वह मुझसे अलग रहता है, वह मुझसे अलग रहता है, यहाँ पर वाक्य में कौन सा कारक है? वह मुझसे अलग रहता है, यहाँ पर कौन सा कारक है? संप्रदान कारक, अपादान कारक, करण कारक या फिर अधिकरण कारक। तो साथियों याद रखना है, जहां पर भी अलग होने की बात हो तो वहां पर आपको बता देना है कि अपादान कारक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न यहाँ पर बन सकता है, कारक के कितने प्रकार? तो आप सभी को याद होगा कि कारक के 8 प्रकार होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। प्रश्न संख्या 13 दे रखा है, शिक्षक शब्द का बहुवचन होगा। शिक्षक शब्द का बहुवचन पूछा है। शिक्षकों, तो ये इसका बहुवचन नहीं होगा। शिक्षिका, ये इसका बहुवचन नहीं है। शिक्षिकाएं, ये भी इसका बहुवचन शब्द नहीं है। तो आपको याद रखना है साथियों, शिक्षक शब्द का बहुवचन शिक्षक गण, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न क्रमांक 14 है, जहां शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो, जहां शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो वहां खालिस्तान माना जाता है। वहां आपको बताना है कि कौन सा अलंकार माना जाता है। ऑप्शन ए है विभावना अलंकार, ऑप्शन बी है विप्सा अलंकार, सी है शब्दालंकार, डी है अर्थालंकार। तो याद रखना है साथियों, जहां शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो वहां पर आपको बता देना है अर्थालंकार, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न यहाँ पर बन सकता है कि अलंकार, अलंकार का अर्थ क्या होता है? तो आपको बता देना है कि अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण होता है। आपसे पूछा जाएगा प्रश्न अलंकार के कितने प्रकार? तो आपको बताना है 2 प्रकार। पहला अलंकार का प्रकार होता है शब्दालंकार, पहला अलंकार का प्रकार शब्दालंकार, और अलंकार का दूसरा प्रकार कौन सा हो जाएगा? अर्थालंकार। तो ये सारी चीजें भी आपको अपने नोट्स में नोट करते हुए चलना है, एग्जाम में पूछी जाती है। अगला प्रश्न आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, चेहरे की हवाइयां उड़ना, चेहरे की हवाइयां उड़ना इसका अर्थ बताना है। तेजी से चलना, ऑप्शन बी है घबरा जाना, सी है जवाब न देना, डी है क्रोधित होना। तो आपको यहाँ पर दे रखा है चेहरे की हवाइयां उड़ना, इसका अर्थ होगा घबरा जाना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में साथियों आपने सामान्य हिंदी जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूं 15 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। तो इस प्रकार से आज का यह वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको मिल सके और आप बहुत ही शानदार तैयारी कर सके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।